बहुत समय पहले की बात है। एक मगधपुर नाम का राज्य था जिसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना भी कठिन है। चारों ओर हरे भरे वन, कल कल बहती नदियां और हवा में फूलों की मीठी सुगंध। यह राज्य केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं बल्कि अपने न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा मानसिंह के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा मानसिंह की प्रजा उनसे अगाध प्रेम करती थी क्योंकि उनके शासन में सभी सुखी और समृद्ध थे। राजा मानसिंह के जीवन की धुरी थी उनकी रानी देविका। उनका प्रेम ऐसा था जिसकी मिसालें दूर दूर के राज्यों में दी जाती थीं। रानी कहाँ है? क्या संदेश है? महाराज, रानी साहिबा अपनी सखियों से मिलने गई हैं। वह शीघ्र ही लौट रही होंगी। आप चिंता न करें। जाओ, उन्हें मेरा संदेश दो कि उनका राजा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। उनसे कहो कि वह जल्द लौटें। इसी प्रेम और खुशहाली के वातावरण में धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन राजवैद्य ने महल में यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज, शुभ घड़ी आ गई है। रानी देविका गर्भवती हैं। यह समाचार पूरे राज्य के लिए हर्षोल्लास लेकर आया है। अद्भुत! यह समाचार तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तत्काल घोषणा करो, दरिद्रों के लिए भंडारे खुलवा दिए जाएं और स्वर्ण मुद्राएं लुटाओ। यह 9 महीने रानी की सेवा में समर्पित होंगे। दासी, सुनिश्चित करना कि रानी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। 9 महीने उन्होंने रानी देविका की सेवा में समर्पित कर दिए। उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा किया। राजा और रानी दोनों ने मिलकर आने वाली संतान के लिए सैकड़ों सुंदर सपने बुने। स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संतान हमारे प्रेम को एक नया रूप देगी। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका इतना गहरा प्रेम मिला। देविका, तुम केवल मेरी रानी नहीं, तुम मेरा जीवन हो। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम और हमारी संतान दोनों सुरक्षित रहें। हमारी यह छोटी सी दुनिया अब पूर्ण होने वाली है। अंततः वह शुभ घड़ी आई। पूरे महल में मंगल गीत गाए गए और रानी देविका ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया। नवजात कन्या का मुखमंडल चंद्रमा के समान तेजोमय था, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। पुत्री को जन्म देने के कुछ क्षणों बाद ही रानी देविका का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ा। महल में खुशी की लहर गहरे शोक और रुदन में बदल गई। महाराज, मुझे क्षमा करें। हमने हर संभव प्रयास किया, पर रानी साहिबा वह अब इस संसार में नहीं रही। झूठ! ये झूठ है। देविका, मेरी देविका मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम कैसे कह सकते हो? वह अभी अभी तो माँ बनी है। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं इसके बिना कैसे रहूंगा? राजा मानसिंह का दुख इतना गहरा था कि वह विवेक और संतुलन खो बैठे। उनका प्रेम तीव्र शोक और अपराध बोध में बदल गया। उनके मस्तिष्क ने इस असहनीय पीड़ा का कारण ढूंढना शुरू किया और उनका ध्यान उस नवजात कन्या पर गया। इसी के कारण मेरी देविका आज मुझसे दूर हुई है। यह मासूम नहीं, ये मेरी प्रियतमा की हत्यारिन है। इसने मेरी खुशियों को लील लिया है। मैं इसका मुख नहीं देखूंगा। वह नवजात, जो अब भी संसार में ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाई थी, राजा के क्रोध और घृणा का केंद्र बन गई। उनका महल अब उन्हें एक वीरान कारागार जैसा लगने लगा था। एक दिन उन्होंने अपनी सबसे विश्वसनीय धाय माँ और दासी कलावती को बुलाया। कलावती, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम सबसे विश्वसनीय हो। इसे मार दो। मैं इस अपशकुनी का मुंह नहीं देखना चाहता। इसी की वजह से मेरी रानी मुझसे दूर हुई है। एक पल भी यह मेरी आंखों के सामने न रहे। इसे मेरे राज्य से, मेरे महल से, मेरे जीवन से हटा दो। राजा मानसिंह के ये कठोर शब्द सुनकर दासी कलावती का हृदय करुणा से भर गया। वह नवजात कन्या फूलों से भी कोमल थी। महाराज, हे राजन, शांत हो जाइए। आप इतना बड़ा अधर्म मत कीजिए। यह बच्ची मासूम है, इसका क्या दोष?
आप इस समय गहरे दुख में हैं, इसलिए आपको उचित अनुचित का भान नहीं हो रहा है। सोचिए, यह बच्ची माँ के जाने का गम आपको देने नहीं आई है, बल्कि आपकी वंश बेल को आगे बढ़ाने आई है। अगर आप इसे मार देंगे तो आपके सिर पर एक अबोध की हत्या का पाप लगेगा, जिससे आपकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। रानी देविका की आत्मा भी यह देखकर प्रसन्न नहीं होगी। महाराज, मैं इसे मार नहीं सकती, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं इस राजकुमारी को पालूंगी। यह इस महल में रहेगी, पर मैं इसे आपकी दृष्टि से दूर रखूंगी। आप इस बच्ची के जीवन पर इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। कलावती के ये मार्मिक शब्द और उनके विवेकपूर्ण तर्क सुनकर राजा मानसिंह का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है कलावती, मैं तुम्हारी निष्ठा का सम्मान करता हूँ। तुम इसे पालो, पर इसे मेरी आंखों से दूर रखना, और इसका नाम आज से अभागिनी होगा। यह इस महल के लिए और मेरे जीवन के लिए केवल दुख और अपशकुन लेकर आई है। राजा द्वारा त्याग दी गई, पर दासी कलावती द्वारा अपनाई गई राजकुमारी अभागिनी का पालन पोषण शुरू हुआ। कलावती ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अभागिनी महल में रहती थी, लेकिन उसे किसी भी राजकुमारी जैसा सुख, सुविधा या सम्मान प्राप्त नहीं था। राजा मानसिंह ने उसे पूर्णतः भुला दिया था। महल में उसका जीवन एक नौकर की बेटी जैसा था। बचपन से ही उसे कठोर परिश्रम करना सिखाया गया। वह दिन भर महल के छोटे मोटे काम करती। ओ अभागिनी, ये क्या कर रही हो? ये फर्श अभी भी साफ नहीं हुआ है। तुम तो सचमुच एक दुर्भाग्यशाली लड़की हो। जल्दी काम खत्म करो। जी, मैं अभी करती हूँ, मुझसे गलती हो गई। राजा मानसिंह की दुत्कार और तिरस्कार तो उसका रोज का हिस्सा बन गया था। अभागिनी अपनी नियति को चुपचाप स्वीकार कर चुकी थी। वह स्वभाव से शांत और सहनशील बन गई थी। कुछ समय बाद राजा मानसिंह के मंत्रियों और हितैषियों ने उन्हें पुनर्विवाह की सलाह दी। महाराज, अब शोक का समय समाप्त हुआ। राज्य की स्थिरता और भावी वंश के लिए आपको पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। यह राज्य के हित में है। मैं समझता हूँ। ठीक है, तुम योग्य कन्या की तलाश करो। राजा का विवाह एक पड़ोसी राज्य की अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या सुलक्षणा से हुआ। रानी सुलक्षणा महल में आई और राजा को उनसे भी गहरा प्रेम हो गया। वह रानी देविका की यादों से कुछ हद तक बाहर निकल पाए। स्वामी, मैं आपके दुहक को जानती हूँ, पर अब आपको अपने जीवन को फिर से खुशियों से भरना होगा। मैं आपके हर सुख दुहक में आपके साथ हूँ। रानी सुलक्षणा, तुम मेरे जीवन में नई आशा लेकर आई हो। तुम्हारे आगमन से महल में फिर से खुशियां लौट आई हैं। समय अपनी गति से चलता रहा और रानी सुलक्षणा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। इस बार राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि संतान के जन्म के बाद उसकी मां सही सलामत थी। राजा ने अपनी इस दूसरी पुत्री को सौभाग्य का प्रतीक माना। यह सचमुच मेरे लिए सौभाग्य लेकर आई है। इस बार कोई अपशकुन नहीं हुआ। मेरी इस प्यारी बेटी का नाम आज से सुभागी होगा। पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा करो। अब महल में राजा की दोनों बेटियां पलने बढ़ने लगी, लेकिन उनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर था। पिताजी ने मेरे लिए यह सोने का हार भेजा है। यह देखो, कितना सुंदर है। तुम तो बस यही दासी के कपड़े पहनो अभागिनी। पिताजी तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते। सुभागी राजा की प्यारी बेटी थी जो लाड़ प्यार में पली। उसे अच्छे वस्त्र, सुंदर आभूषण और शिक्षा के लिए योग्य गुरु मिले। अभागिनी, जो पुरानी और साधारण दासी के वस्त्रों में रहती थी, उसका जीवन महल में एक नौकरानी जैसा था। उसे केवल दासी कलावती का प्रेम और सहारा मिला। अभागिनी का हृदय धीरे धीरे वैराग्य और ईश्वर भक्ति की ओर मुड़ने लगा। एक दिन राजकुमारी अभागिनी महल के पीछे वाले बाग की सफाई कर रही थी। तभी उसने महल की सीमा से बाहर एक शांत और पवित्र स्थान पर कुछ साधु महात्माओं को एकत्र देखा।
वहां भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि आ रही थी और बीच में एक तेजस्वी संत बैठे थे जो प्रवचन दे रहे थे। वह संत और कोई नहीं बल्कि महान संत कबीर साहिब जी थे। अभागिनी के हृदय में अद्भुत शांति जागी। वह तुरंत अपना काम छोड़कर चोरी छिपे उस सभा में चली गई और एक कोने में बैठकर कबीर के भजन कीर्तन और प्रवचन सुनने लगी। कबीर साहिब अपने दोहों और वचनों के माध्यम से संसार की नश्वरता, ईश्वर की एकता और कर्म की महत्ता का उपदेश दे रहे थे। अभागिनी ने अपने जीवन में पहली बार इतनी शांति और संतोष महसूस किया। यह कैसा अद्भुत ज्ञान है। यह संसार का सुख दुख सब क्षण भंगुर है। असली धन तो आंतरिक शांति और सत्कर्मों में निहित है। अब तो यह उसका नित्य कर्म बन गया। वह रोज एक काम से समय निकालकर उस मठ के पास जाती। इन प्रवचनों ने उसके हृदय को धीरे धीरे ज्ञानी, शांत और स्थिर बना दिया। एक बार राजा के अनुभवी मंत्रियों ने सभा में अभागिनी के विवाह की बात छेड़ी। महाराज, आपकी ज्येष्ठ पुत्री अभागिनी अब विवाह योग्य हो गई है। राजकुल की परंपरा है, हमें उसके विवाह के लिए सुयोग्य वर ढूंढना चाहिए। ठीक है, मैं इस बारे में रानी सुलक्षणा से बात करता हूँ। महाराज, अगर आप अभागिनी के लिए लड़का देखें तो अंधा, लंगड़ा या लूल्हा ही देखना। ये तो जन्म से ही अपशकुनी है। इसके कारण हमारी प्रिय रानी देविका हमें छोड़कर चली गईं। ये जहां भी जाएगी अपने साथ दुर्भाग्य लेकर जाएगी। क्या जरूरत है कि हम इसके लिए कोई अच्छा घर ढूंढें? इसे अच्छे घर में भेजेंगे तो वहां भी ये सब बर्बाद कर देगी। इससे अच्छा है कि पहले से ही इसकी शादी किसी अंधे, लंगड़े, लूले या अति निर्धन व्यक्ति से कर दें। ये जैसी है इसे वैसा ही वर मिलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। यदि अभागिनी किसी धनी या राजकुमार से विवाह करेगी तो वह उस राज्य पर भी दुर्भाग्य का साया डालेगी। यह निर्णय बिल्कुल उचित है। जाइए, अभागिनी के लिए एक अति गरीब, असहाय और संभव हो तो शारीरिक रूप से अक्षम लड़का ढूंढकर लाइए। उसी से अभागिनी का विवाह होगा। हमें उसके लिए किसी अच्छे घर की तलाश नहीं है। राज पंडित, जो राजा के इस निर्णय से हैरान और दुखी थे, फिर भी राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते एक छोटे से नगर के बाहर पंडित को एक अति दरिद्र भिखारिन दिखाई दी। उस भिखारिन का बेटा, जिसका नाम दयालु था, जन्म से अंधा था। वह दोनों भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। पंडित को लगा कि यह रिश्ता राजा की इच्छा के अनुसार सबसे अच्छा रहेगा। माई, क्या तुम अपने पुत्र का विवाह करना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। पंडित जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? यह तो अंधा है, इसे कौन अपनी बेटी देगा? हम तो अपना पेट भी मुश्किल से भर पाते हैं, विवाह का खर्च कहां से लाएंगे? सुनो, तुम्हारे पुत्र के लिए कोई साधारण रिश्ता नहीं आया है। तुम्हारे पुत्र के लिए राजा मानसिंह की बेटी का रिश्ता आया है। अगर यह विवाह हो गया तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। तुम गरीबी से बाहर निकल आओगी। राजा की बेटी? हाँ, मैं तुरंत अपने पुत्र दयालु का विवाह करने के लिए हाँ कहती हूँ। राजा मानसिंह ने बिना किसी धूमधाम या राजसी संस्कार के अपनी बड़ी पुत्री अभागिनी का विवाह उस अंधे और गरीब लड़के दयालु से कर दिया। राजा ने उसे दहेज में एक भी सिक्का, एक भी आभूषण या किसी प्रकार का वस्त्र नहीं दिया। यह विवाह राजा के लिए केवल अभागिनी से छुटकारा पाने का एक साधन था। इसके कुछ ही दिनों बाद राजा ने अपनी छोटी बेटी सुभागी का विवाह एक धनवान, सुंदर और प्रतापी राजकुमार से बड़ी धूमधाम से किया और लाखों का दहेज दिया। दोनों बेटियां अपनी अपनी ससुराल चली गईं, पर उनके भाग्य की रेखाएं पूरी तरह से विपरीत थीं। जब अभागिनी अपने ससुराल पहुंची तो वह एक छोटे से नगर के एक जीर्ण शीर्ण झोंपड़े को देखकर हैरान रह गई। वहां चारों ओर गरीबी थी। घर में न तो खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, न रहने का कोई उचित प्रबंध। उसके पति दयालु और सास दोनों भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। अभागिनी ने अपने मन को शांत रखा और इस नई परिस्थिति को भी अपने कर्म के रूप में स्वीकार कर लिया।
सासू माँ, घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरी माँ दासी कलावती ने मुझे विदाई के समय कुछ सूखे चावल दिए थे, मैं इन्हें ही आज पका लेती हूँ। आप इसकी चिंता न करें। ठीक है बेटी, अब जो है उसी से काम चलाओ। अभागिनी ने वह थोड़े से चावल पकाए। उसने अपनी सास और अपने पति दयालु को भरपेट खिला दिया, पर अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा और वह खुद भूखे पेट ही सो गई। उसका शांत हृदय और निस्वार्थ प्रेम उसके भीतर के ज्ञान का प्रमाण था। अगले दिन उसका पति और सास दोनों भीख मांगने के लिए निकल पड़े। अभागिनी ने घर की सफाई की और दोपहर तक उनका इंतजार करती रही। माँ जी, आप लोग भीख मांगकर जो कुछ लाते हैं वह हमारे गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह तो हम एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। आप यदि आज्ञा दें तो मैं भी कुछ काम कर लूंगी। मैं घर को गरीबी से बाहर निकालना चाहती हूँ। बहू, तुम तो एक राजकुमारी हो, तुम यह कठोर काम कैसे कर पाओगी? तुमने तो कभी कष्ट नहीं झेला होगा। हाँ, मुश्किल तो होगी, पर मैं कर लूंगी। वैसे भी मुझे अपने पिता के महल में काम करने की आदत है। मेरा जीवन कभी भी राजकुमारी जैसा नहीं रहा। अगर आप लोग गरीबी में जी रहे हैं तो मैं भी उस गरीबी में अपने कर्म से नया जीवन भर दूंगी। बहू, तुम इतनी गुणवान हो, इतनी रूपवान हो, इतनी विनम्र और सहज हो। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे जैसे गरीब और एक अंधे लड़के के साथ कैसे कर दिया। वह तो सचमुच एक क्रूर इंसान है। अभागिनी ने अगले दिन बाजार से अपने बचे हुए पैसों से केवल एक टोकरी ककड़ी खरीदकर बेचने चली गई। उसने ककड़ी को बहुत सलीके से सजाया और एक शांत स्थान, जो कि कबीर मठ के ठीक सामने था, वहां बैठकर ककड़ी बेचने लगी। उसकी मधुर वाणी और शांत स्वभाव के कारण धीरे धीरे उसकी सारी ककड़ी बिक गई। सिर्फ 2 ककड़ी रह गई। तभी उस मठ में बैठे संत कबीर साहिब जी को अपनी इस निष्ठावान शिष्या की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। वह जानना चाहते थे कि कठिन परिस्थितियों में भी अभागिनी का हृदय कितना शुद्ध और निस्वार्थ है। पुत्री, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है। क्या तुम यह बची हुई 2 ककड़ी मुझे दे सकती हो? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। हे महात्मा, आप तो मेरे पिता समान हैं, मेरे गुरु समान हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप यह ककड़ी सहर्ष खा सकते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे पिता तो मुझसे नफरत करते हैं, वह मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। और मेरी माँ कलावती को छोड़कर मेरे पति अंधे हैं और मेरी सास भीख मांगती है। मेरे पास इस संसार का सब कुछ है, बस एक पिता के प्यार की ही कमी थी। तो आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे पिता हो। आप प्यार से इस ककड़ी को खाइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। खाने के बाद वह अपने रूप में वापस आ गए और उन्होंने अभागिनी से कहा, बेटी, तुम अपनी सास और पति को दीक्षा दिलाओ और परमात्मा के भक्ति करो। इस संसार के भौतिक सुखों में कुछ नहीं रखा है। अभागिनी ने पूरे विश्वास के साथ ऐसा ही किया। उसने अपने पति और सास को कबीर साहिब जी से दीक्षा दिलाया और तीनों भक्ति करते रहे। कुछ दिनों बाद संत कबीर साहिब की अद्भुत चमत्कार हुआ। यह क्या है? मेरी झोपड़ी की जगह एक आलीशान भव्य महल खड़ा है। यह तो किसी स्वर्गलोक जैसा है। बेटी, यह सब क्या है? क्या हम स्वप्न देख रहे हैं? माँ जी, यह और कोई नहीं, यह गुरु जी की कृपा है। वह पूर्ण परमात्मा है। मैं उन्हें पहचान नहीं सकी थी। यह उनकी दया है। तभी उसका पति दयालु वहां आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर तेज था और उसकी आंखों में रोशनी थी। देखो, मेरी आंखें वापस आ गईं। मैं देख सकता हूं। मेरी दृष्टि लौट आई है।
यह सब देखकर अभागिनी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह खुशी से रोने लगी और हृदय से संत कबीर साहिब को बारंबार धन्यवाद देती रही। अभागिनी और दयालु अब अत्यंत धनी और सुखी थे। उन्होंने सबसे पहले अपने नए महल के पास एक भव्य कबीर मठ बनवाया। अब वे हर रोज वहां भजन कीर्तन करते थे, साधु संतों को भोजन कराते थे और गरीब व असहाय लोगों की मदद किया करते थे। उनका जीवन अब पूरी तरह से सेवा और भक्ति को समर्पित हो गया था। इधर अभागिनी के पिता राजा मान सिंह अपने राज्य में धीरे धीरे गरीब और कमजोर होते जा रहे थे। रानी सुलक्षणा के अपशकुन, राजा के अहंकार और अभागिनी के प्रति किए गए अन्याय के कारण उनके राज्य से समृद्धि दूर होती जा रही थी। उन्हें राजकाज में लगातार घाटा हो रहा था और उनके कोष खाली होते जा रहे थे। जब राजा को गुप्तचरों से पता चला कि उनकी त्यागी हुई बेटी अभागिनी तो अब धनवान हो गई है और एक रानी की तरह एक आलीशान महल में रह रही है, तो उन्हें अपनी भयंकर गलती का एहसास हुआ। ओह, मैं कितना मूर्ख था। मेरी यह बेटी तो सौभाग्यशाली थी। मैंने ही अपने शोक और क्रोध में उसे अभागिनी समझ लिया और उसका विवाह एक अंधे भिखारी से कर दिया। मैंने अपनी ही पुत्री के साथ कितना अन्याय किया। इसी बीच अभागिनी के पति दयालु, जो अब देख सकते थे, ने अभागिनी से कहा, प्रिय, हमने कबीर मठ बनवाया है तो हमें अपने ससुराल को निमंत्रण देने जाना चाहिए। राजा मानसिंह को हमें आदर से बुलाना चाहिए। बेटा, तुम कौन हो? किस राज्य से आए हो? महाराज, मैं वही अंधा और गरीब हूं जिसके साथ आपने अपनी ज्येष्ठ पुत्री अभागिनी का विवाह किया था। राजा को अपने दामाद को इस शाही रूप में देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उनकी आंखें झुक गईं। उन्होंने तुरंत दयालु से क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दो दामाद, मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मेरी बेटी बहुत भाग्यवान है। इधर अभागिनी की छोटी बहन सुभागी अपने पति के घर जाकर बहुत गरीब हो गई थी। उसके पति का धन धान्य नष्ट हो गया था। उसकी सास उसे ताने मारती थी। इन सब से परेशान होकर वह अपने पिता के घर वापस आ गई। पिताजी, मेरे घर में सब बर्बाद हो गया। मेरी सास मुझे कहती है कि तुम्हारे आने से सब बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं? मेरा जीवन दुख से भर गया है। बहन सुभागी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जीवन में कोई भी व्यक्ति जन्म से अभागिनी नहीं होता और कोई जन्म से सौभाग्यशाली नहीं होता। यह सब हमारे कर्मों और भाव पर निर्भर करता है। तुम भी संत कबीर साहिब की शरण में चलो, उनके भजन सुनो, दान दक्षिणा दो, गरीबों की मदद करो। तुम यह सब सच्चे हृदय से करोगी तो अवश्य ही तुम पर भी कबीर साहिब की कृपा होगी। देखो, आज तुम्हारे पास जो कष्ट आया है वह तुम्हारे भीतर के अहंकार और तिरस्कार के भाव के कारण आया है। मैंने भी बहुत कष्ट सहा, पर मैंने सेवा और निस्वार्थता को अपनाया। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा रहेगा, तुम्हारी भावना शुद्ध रहेगी, तो तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। तुम ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर संतोष और सेवा को अपनाओ। अपनी बड़ी बेटी की यह गहन शिक्षा राजा मानसिंह को भी एक बहुत बड़ी सीख मिली। उन्होंने भी अपने दामाद दयालु और बेटी अभागिनी से कबीर भक्ति के मार्ग को अपनाया। फिर सुभागी ने भी अपनी बहन की बात पर ध्यान दिया और संत कबीर के वचनों का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह भी पुनः धनवान हो गई और उसके घर में खुशहाली वापस लौट आई। संत कबीर साहिब की कृपा से राजा मान सिंह, रानी सुलक्षणा, अभागिनी, दयालु और सुभागी एक हट्टा कट्टा बंद कुलचा वाला साइकिल पर अपने छोले कुलचे लेकर शामनीर गांव में आता है। अरे आओ आओ भाइयों बहनों, अरे आओ भैया, अरे खिलाऊंगा ऐसा बंद कुलचा कि सुकून मिल जाए।
और छोला इतना स्वादिष्ट और चटपटा कि भैया खड़े खड़े पूरी दुनिया हिल जाए। अरे आओ भैया आओ। सोमू को साइकिल लिए फिरते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन एक परिंदा तक पर नहीं मारता। ऐसे तो कोई आ ही नहीं रहा है, कुछ और चक्करबाजी चलानी पड़ेगी। तभी सोमू की नजर वहाँ पर खेलते हुए छोटे बच्चों पर पड़ती है। हाँ, मिल गया आइडिया। सोमू साइकिल उन बच्चों की ओर मोड़ लेता है। अरे आओ और मुफ्त के छोले कुलचे, मुफ्त के बंद कुलचे खा के जाओ और खूब धूम मचाओ। अरे भैया आओ। सोमू साइकिल उन बच्चों के पास ले जाता है। अरे बच्चा लोग, छोला कुलचा खाओगे? सभी बच्चे उसे देखकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मुफ्त में एकदम। हाँ भाई हाँ, एकदम मुफ्त। टिंकू अपने दोस्तों की तरफ देखता है। खाते हैं ना यार? नहीं, मेरी मम्मी बोलती है कि अजनबी लोगों से कभी कुछ नहीं लेना चाहिए। सोमू उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। ये बात बिल्कुल ठीक कही गुड़िया आपकी माँ ने, और माँ की बात तो हमेशा सुननी ही चाहिए। पर खाने का तो तुम्हारा भी बहुत मन कर रहा है गुड़िया, है ना? है ना? हाँ। किम्मी मासूमियत भरी आंखों से सोमू को देखने लगती है। पता ही था मुझको। अच्छा तो एक काम करो बच्चा लोग, तुम सब अपने अपने मम्मी पापा को अपने साथ ही लेकर आओ, भाग के जरा, तो वो लोग भी ये सब चख लेंगे। हाँ चलो ना दोस्तों, बुला के लाते हैं। ठीक है। सभी बच्चे थोड़ी ही देर में अपने अपने मम्मी पापा को वहाँ बुला लाते हैं। अरे नमस्कार भैया जी। अरे नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। नमस्कार भैया। अरे ऐसा क्या ले आया आप भैया कि ये लड़की मुझे खींच के यहाँ ले आई? अरे भौजाई जी, आप बताओ क्या खाओगी, छोला कुलचा या बंद कुलचा? हाँ, स्वाद हो तो ही खिलाना भाई, नहीं तो पैसे काट लेंगे तुम्हारे, बता रहे। हाँ। अरे उसकी जरूरत ही नहीं है भाई साहब, आज तो मुफ्त में खाइए आप सभी लोग, पेट भर के। हाँ। अरे वाह वाह, लाओ भाई लाओ फिर तो, और मुझे जो है बंद कुलचा दे दो। अभी लीजिए भैया जी, हमारे हाथ का छोला खाते ही मन तर हो जाएगा आपका, बता रहा हूँ। हाँ। सोमू फटाफट सबको कुलचा बंद बनाकर दे देता है, और जैसे ही बंद कुलचे का एक निवाला सबके मुंह में जाता है, सबकी आंखें मानो 2 इंच ज्यादा खुल जाती हैं। अरे भाई क्या है ये भाई मेरे? हा हा हा। भाई साहब, कौन सा जादुई मसाला छिड़का इन पे? बहुत ही स्वादिष्ट बना दिए। सच में भैया, ऐसे कुलचे बन तो कभी खाए ही नहीं, कसम से। धन्यवाद भौजाई जी। अरे भाई, पहले तो तुम अपना नाम बताओ कि क्या है? जी सोमू नाम है मेरा तो। अरे सोमू भाई सुनो, एक प्लेट और लगा दो यार। हाँ, अपनी घरवाली के लिए भी लेकर जाऊंगा भैया मैं तो। और सुनो, कल फिर से आना। अच्छा, कल मैं और मेरी घरवाली दोनों आएंगे, समझे? हाँ। भैया ये तो बहुत ही स्वाद है, 2 प्लेट और कर दो। अच्छा, अरे अरे चलो चलो, चुपचाप घर पर चलो, नहीं तो फिर रोने लगोगे कि पापा मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। हाँ। और खा पीकर वापस अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अरे भैया जी जरा सुनिएगा। टिंकू के पापा मुड़कर फिर से सोमू के पास आते हैं। हाँ भाई बताओ। भैया जी मैं ये पूछ रहा था कि गांव में ऐसी कोई जगह या घर है क्या जहां जाके हमारी अच्छी बिक्री हो सके? ऐसी जगह वैसे तो चौपाल में रहती है भीड़ भाड़ इकट्ठी, पर ज्यादातर बुजुर्ग ही उधर रहते हैं और वो तो मुश्किल ही खाएंगे। तो तुम एक काम करो,
हमारे गांव के बहुत ही प्रसिद्ध वकील हैं अनिल चौधरी जी, उनके घर पे कई लोग रहते हैं और उनकी बेटी को भी ऐसी चटपटी चीजें खाना खूब पसंद है, तो तुम जो है वहाँ चले जाओ भैया। अरे वाह भैया जी, वाह वाह वाह, ये तो बड़ी बढ़िया बात बता दी आपने। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सोमू उनसे वकील के घर का पता पूछकर वहाँ चला जाता है। जाते ही वकील का आलीशान बंगला देख सोमू की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा बंगला। अरे भैया ले लो स्वादिष्ट कुलचा बंद, छोला कुलचा ले लो भैया। अरे आओ भैया आओ, और मुफ्त के छोले कुलचे खाओ भैया। तभी घर के छज्जे पर एक लड़की दौड़ती हुई अपनी चुनरी हवा में लहराती आती है। ओ भैया। सोमू जैसे ही छज्जे की तरफ देखता है, देखता ही रह जाता है। ओ भैया। तभी सोमू एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आता है। हाँ जी। बंद कुलचा कितने का दिया? मुफ्त है आज सब। आप नीचे आके देखिए एक बार। अरे वाह, मुफ्त। रुको रुको, अभी आई मैं। उर्मिला अपनी सुनहरी जुल्फ हवा में लहराकर भागती हुई नीचे आ जाती है। जैसे ही उर्मिला सोमू के सामने आती है तो सोमू का चेहरा उसे देखते ही एकदम लाल हो जाता है। लाओ भैया, अब खिलाओ। सोमू नाम है मेरा, तो आप उस नाम से भी बुला सकती हैं। उर्मिला एकदम से सोमू की ओर देखती है और सोमू शर्मा कर नजरें नीचे झुका लेता है। ठीक है सोमू जी। अपना नाम उर्मिला के मुंह से सुनकर सोमू का चेहरा और भी लाल हो जाता है। शर्माती रहोगे क्या सोमू जी? सोमू एकदम से छटपटाकर फटाफट उर्मिला के लिए बंद कुलचा तैयार कर देता है। ये लीजिए, खाइए। सोमू मुस्कुराकर सिर्फ उर्मिला की आंखों में देखता रहता है। उर्मिला शर्मा कर अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेती है, पर सोमू की आंखें उर्मिला पर से हटती नहीं। जैसे ही कुलचा बंद के छोले उर्मिला की जुबान से टकराते हैं, वैसे ही उसकी आंखें अपने आप अचानक बंद हो जाती हैं। सोमू से देखकर मुस्कुराने लगता है। ये इतने स्वाद कैसे बनाए आपने? क्या डाला है इसमें ऐसा? डाली है एक अनोखी चीज। क्या? सोमू धीरे से उर्मिला के थोड़ा पास आ जाता है। उर्मिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। प्यार डाला है। किससे प्यार? सबसे, गांव के बच्चों से, गांव के बुजुर्गों से, गांव के भाइयों से, गांव की बहनों से और आपसे। तभी पीछे से उर्मिला की माँ उसे आवाज दे देती है। ए उर्मिला, अरे कहाँ गई? उर्मिला तभी धड़कते दिल और अपनी मुस्कान छुपाकर वापस अंदर जाने लगती है। कोई चक्कर बक्कर तो नहीं है तुम्हारा? जी अभी तक तो नहीं है, आगे का आप बताएंगी। उर्मिला हंसकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों में सोमू के छोले कुलचे और बंद कुलचे का जिक्र पूरे गांव में फैल जाता है। सोमू रोज नीम के बड़े से पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने छोले कुलचे और बंद कुलचा बेचता और रोज थोड़ी दूर खड़े होकर उर्मिला उसे देखती रहती। लेकिन एक दिन वो देखती है कि सोमू की साइकिल के पास कोई अनजान सा इंसान आकर खड़ा हो जाता है। उर्मिला कुछ दिनों तक तो चुपचाप उस इंसान को रोज वहां आते देखती है, पर जब उसके सवाल अब ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो उसने सोचा कि उसके बारे में सोमू से पूछ ही ले। एक शाम जब सोमू और उर्मिला गांव के बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तो उर्मिला के मन में फिर से वो सवाल आ जाता है। अच्छा सोमू, एक बात पूछूं? जी पूछिए। तुम्हारी साइकिल पर मैं देखती हूँ कि रोज एक इंसान आता है और वो बस कुलचे लेकर चला जाता है और तुम भी उसे अलग थैली में से कुलचे देते हो। वो तो कोई तुम्हारा जान पहचान का है क्या? सोमू ये सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। क्या हुआ, कुछ गलत पूछ लिया क्या?
नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही रोज आता है, तो उसके लिए पहले से ही अलग निकाल के रखता हूँ। अकेला ही रहता होगा शायद, तो कोई होगा नहीं खाना बनाने वाला। मैंने भी इतना गौर नहीं किया कभी। अच्छा, पर फिर भी रोज रोज कुलचे कौन खाता है? पता नहीं, उसे पसंद होंगे शायद। अच्छा मैं चलता हूँ अभी, कल मिलूंगा। अच्छा। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस वो देर हो रही है तो इसीलिए घर जाके छोले भी तैयार करने कल के, तो कल मिलते हैं। अच्छा रुको तो 2 मिनट, कल पापा को ले आऊं तुम्हारी साइकिल पे? सोमू एकदम से उर्मिला की ओर देखता है। अच्छा, आ गए तुम्हारे पापा? क्या हुआ तुम्हें अचानक? तुम तो वापस घर जा रहे थे। अरे वो तुम्हारे पापा को मैंने कभी देखा नहीं है ना, इसलिए। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? पर अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला ना तो मार डालेंगे तुम्हें। अरे उर्मिला, सच्चे प्यार का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ले आओ ना कल उन्हें। अरे नहीं नहीं, उन्हें यहाँ मत लेकर आओ, मैं ही आ जाता हूँ कल तुम्हारे घर पे। सोनू वापस अपने घर चला जाता है। पर उर्मिला वहीं बैठी कुछ देर तक सोमू के इस आकस्मिक अजीब बर्ताव के बारे में सोचती रहती है। इसे क्या हुआ अचानक? उस इंसान के बारे में पूछा तो उठ के जाने लगा, और पापा की बात आई तो एकदम से वापस आ गया। अगला दिन चढ़ते ही सोमू अपनी साइकिल लेकर उर्मिला के घर आ जाता है। अरे आओ आओ भाइयों बहनों, अरे आओ भैया, अरे खिलाऊंगा ऐसा बंद। और जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। उर्मिला सोमू की आवाज सुनकर अपने पिता के कमरे में दौड़ती हुई जाती है। उसके पिता कमरे में आराम से बैठे एक सिगरेट सुलगा रहे होते हैं। पापा, पापा। अरे बेटी, बताओ बताओ। उर्मिला उनको सिगरेट पीते देखकर मुंह चिढ़ा लेती है। अरे अरे, कितनी बार मना किया है आपको, ये मत पिया करो। ठीक है बाबा, नहीं पीऊंगा। अब बताओ क्या कह रही थी? पापा, बाहर छोले कुलचे वाला आया है, उसकी आप एक बार बन कुलचा खा के देखो, मजा आ जाएगा आपको। है? अच्छा जी, चलो देखते हैं क्या है ऐसा। सोमू की आंखें जैसे ही अनिल पर पड़ती हैं, सोमू फटाफट से साइकिल उनकी तरफ मोड़ता है। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते, नमस्कार नमस्कार। बताइए बाबूजी, क्या खाएंगे? मेरे लिए तो 1 प्लेट छोले कुलचे ही कर दो भाई। जी अभी करता हूँ जी। सोमू और अनिल को बात करता देखकर उर्मिला के दिल की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। नौजवान, कभी तुम्हें देखा तो नहीं है इस गांव में? नए आए हो? जी बाबूजी, 1.5 महीना हो गया हमें यहाँ पर आए। कहाँ से हो वैसे? बलिया से हूँ बाबूजी, बचपन से वहीं पला बड़ा हूँ। वैसे इतने हट्टे कट्टे नौजवान हो तो एक बात बताओ कि तुमने यही काम क्यों चुना? फौज वगैरह में चले जाते? जाना तो चाहता था बाबूजी, पर मौका ही नहीं मिला। पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे, लेकिन वो चल बसे, और उसी के थोड़े साल बाद बड़े भैया भी गुजर गए हमारे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सोमू एक प्लेट में छोले कुलचे डालकर अनिल को दे देता है। अरे वाह, छोले तो तुमने बढ़िया बनाए हैं। धन्यवाद बाबूजी। अनिल छोले कुलचे खाने लगता है। बाबूजी, वैसे मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ आपसे, अगर आपकी अनुमति हो तो? हाँ हाँ पूछो। आप वकील है ना? अनिल एकदम से सोमू की तरफ देखता है। हो तो सही। तुम्हारी कोई जमीन वगैरह फंसी हुई है? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या होता है इसमें, इसीलिए। हाँ? क्यों? वो मेरा एक भांजा है ना, वो सोच रहा है ये करने की, तो इसीलिए।
अच्छा अच्छा, पर आपको देख के लगता है कि इसमें पैसा खूब है, पर इसमें शायद भागदौड़ ज्यादा है, क्योंकि आप खुद शायद 2 महीने बाद घर आ रहे हैं ना। इस बात का तुम्हें कैसे पता? वो गांव वाले बता रहे थे बाबूजी, तो इसीलिए। उर्मिला के खड़े खड़े पांव कांपने लगते हैं। हे भगवान। अच्छा अच्छा, माफ कीजिएगा बाबूजी अगर मैं ज्यादा बोल गया हूं तो। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, कुछ दिनों में हम एक दावत रखने वाले हैं अपने नए घर पर। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो तुम आ सकते हो क्या उस दिन? अरे बिल्कुल आ जाऊंगा बाबूजी। कब आना है बताइए? अरे वाह, इतना जोश। ठीक है, आ जाना। पैसों की बात उसकी चिंता मत कीजिए, उसकी बात तभी कर लेंगे। तो ठीक है फिर। उस दिन भी इतने ही स्वादिष्ट बनाना छोले कुलचे कि सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। बिल्कुल चिंता मत करिए बाबूजी, एकदम बढ़िया छोला कुलचा बनाऊंगा। हाँ। तो ठीक है, परसों आ जाना फिर। जी बाबूजी, नमस्कार। सोमू एकदम खुशहाल हो अपनी साइकिल ले वापस चला जाता है। उर्मिला रोज की तरह ही खड़े होकर प्रणव को नीम के पेड़ के नीचे अपना काम करते देख रही थी। तभी एक बार फिर से उसे वो आदमी दिखता है। ये फिर से आ गया। उर्मिला पूरी बात पता करने के लिए उस इंसान की ओर चल पड़ती है। वो इंसान पीछे सोमू की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ ही रहा होता है। जैसे ही वो अपनी आंखें सामने की ओर करता है, अचानक से उर्मिला को अपने बहुत पास खड़े हुए देखकर उसका सारा संतुलन वहीं बिगड़ जाता है। अरे अरे माफ कीजिएगा। तभी उर्मिला की नजर कुलचों के बीच में पड़े एक छोटे से कागज पर जाती है, जिस पर लिखा था बाज। उर्मिला उस कागज को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती ही है कि तभी वो इंसान उस कागज को फिर से कुलचों समेत वापस उठा लेता है और चुपचाप वहाँ से जल्दबाजी में जाने लगता है। सुनिए, अरे रुकिए तो। उर्मिला के इतने आवाज देने पर भी वो इंसान नहीं रुकता। कभी अचानक से अपनी साइकिल पर बंधा ठेला छोड़कर सोमू उर्मिला के पास आ जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो मैं उसे बुला रही थी। उर्मिला सोमू की तरफ देखती है। सोमू के चेहरे पर मानो डर पूरी तरह से आ चुका हो। मुझे छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं। तुम साइकिल छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? वो मुझे लगा कि कुछ हो ना गया हो। ठीक है, मैं जाता हूँ वापस। सोमू अपनी नजरें चुराकर वापस वहाँ से चला जाता है। अब उर्मिला का शक सोमू पर और बढ़ जाता है। उर्मिला के घर दावत की तैयारी जोरों शोरों से हो जाती है। सोमू भी सुबह जल्दी आकर रसोई का एक कोना पकड़ अपने छोले कुलचे और बंद कुलचा तैयार करने लगता है। तभी उर्मिला उसे वहाँ देख लेती है। अरे आ गई तुम तो? हाँ, वो सोचा कि थोड़ा जल्दी आऊं तो अच्छा रहेगा। वैसे तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अपने कमरे में अभी तो। अच्छा, कहाँ है वैसे उनका कमरा? क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो उनसे पैसों की बात करनी थी ना, इसीलिए। ठीक है, मैं बता दूंगी उन्हें, वो अपने आप बात कर लेंगे। उर्मिला वहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन उसका मन धीरे धीरे अब और बेचैन हो उठता है। कुछ तो पक्का गड़बड़ है। सभी मेहमान धीरे धीरे आने लगते हैं। और दावत भी शुरू हो जाती है। उर्मिला सभी मेहमानों की मेहमानदारी में मसरूफ हो जाती है। सभी मेहमानों को खाना परोस दिया जाता है, जिसमें से सबका दिल छोले कुलचों और बंद कुलचों पर मोहित हो जाता है। अरे भाई अनिल, अरे यार ये किसने बनाया भाई?
अरे हमारे गांव का ही एक लड़का है, उसी ने बनाए हैं। भाई वाह, मजा आ गया यार, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। मैं तो कितने खा गया पता नहीं। उर्मिला सभी मेहमानों की तारीफ सुनकर एकदम खुश हो जाती है और ये बात बताने रसोई में सोमू के पास जाती है। लेकिन वो जाकर देखती है तो सोमू वहाँ नहीं होता। उर्मिला वहाँ एक लड़की से पूछती है, वो लड़का कहाँ है जो यहाँ बैठा था? बाथरूम कह के गया था, पर काफी देर हो गई, आया ही नहीं अभी तक। उर्मिला सोमू को ढूंढने बाहर जाती है कि तभी उसकी नजर ऊपर अपने पिता के कमरे पर पड़ती है, जो कि थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी उसमें से सोमू बाहर निकलता है। उर्मिला सोमू को देखते ही एकदम से जीने के नीचे छुप जाती है। ये ऊपर पापा के कमरे में क्या कर रहा था? उर्मिला चुपचाप रसोई के रास्ते से वहाँ से निकल जाती है। बहुत हुआ, अब तो पता लगा के ही रहूंगी कि इसका हिसाब क्या है कौन ये? उर्मिला उसी वक्त वहाँ से निकलकर अपनी बहुत ही ज्यादा खास सहेली भावना के घर जाती है और जाकर उसे सारी बातें बता देती है। यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये, और वो क्यों कर रहा है ये सब? तो सच में पागल है जो तुझे अभी भी नहीं पता चल रहा कि वो क्या कर रहा है? क्या? अरे तेरे पैसों के पीछे है कमीना। क्या? हाँ, और तुझे क्या लगता है एक छोटी सी छोले कुलचे की साइकिल चलाने वाला है वो? जैसे ही उसे तुम्हारा घर दिखा तो जाग गए होंगे सपने, तभी तो फंसाया तुझे, ताकि तुझे बहला फुसला के तुझसे बढ़िया दहेज के पैसे हड़पे और अमीर खानदान का हिस्सा बनेगा वो अलग। और फिर वो इंसान कौन है जो बार बार उसके ठेले पे आता है? और वो चिट्ठी? तभी एकदम से भावना चौंक कर उर्मिला की ओर देखती है। क्या हुआ? वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता, वो तेरा घर लूटना चाहता है। क्या? तू खुद सोच, पहले दिन से ही तेरे पीछे है। तूने खुद ही बताया ना, बार बार तेरे पापा के बारे में पूछता रहता है। तेरे पापा के कमरे में चला गया चुपचाप, और अब तो तेरे घर में भी घुस गया। तो तेरे घर के सारे रास्ते भी उसे पता लग गए, तभी इतना उतावला हो रहा था जब तेरे पापा ने उसे आने को कहा। हाँ, बात तो ठीक कह रही है तू। और वो चिट्ठी भी उसने पक्का किसी के लिए भिजवाई होगी, शायद उसके साथियों के लिए। उर्मिला का मन ये सुनते ही कांप उठा। उर्मिला तुरंत वहाँ से जाने लगी। कहाँ जा रही है? सीधा पूरी बात करने। अरे पागल है क्या? वैसे ही अंधेरा हो रखा है, अभी मत जा। उर्मिला बिना उसकी सुने जाने लगती है। हे भगवान, रुकना, मैं भी आती हूँ। मेरा मामला है, तू क्यों फालतू में जोखिम उठा रही है? तू यहीं रह। और तू मेरी दोस्त है, बात खत्म। ठीक है, रुक। भावना नीचे जाकर एक पिस्तौल ले आती है। ये क्यों लाई? चिंता मत कर, पुलिस ने है मेरे पापा, लाइसेंस्ड गन है, जरूरत पड़ सकती है। उर्मिला और भावना सोमू के घर की ओर निकल जाती हैं। भावना और उर्मिला बंदूक लिए सोमू के घर पहुंच जाती हैं, पर उसके घर पर ताला लगा होता है। यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो शाम तक घर आ जाता है। पर अभी तो रात भी हो गई, वो है कहाँ? पीछे चल के खिड़की से देखते हैं। भावना और उर्मिला पीछे से जाकर खिड़की में झांकने लगती हैं, लेकिन अंधेरे के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिखता। तभी भावना वहीं पड़ा एक पत्थर उठाती है और शीशे पर दे मारती है। ये चुड़ैल मरवाएगी क्या तू? अरे वो तो वैसे ही भी नहीं है घर पे, कुछ छानबीन करेंगे तभी तो कुछ पता चलेगा ना। दोनों खिड़की से सोमू के घर के अंदर घुस जाती हैं। भावना और उर्मिला घर की हर दराज, हर अलमारी, हर कोना छानती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसकी रसोई में चलते हैं, वहाँ क्या होगा? तूने तो कहा था वो चिट्ठी उन कुलचों के बीच में थी, क्या पता कुछ मिल जाए। हाँ सही बात है। दोनों तभी रसोई के अंदर जाती हैं और देखती हैं कि रसोई में सोमू की साइकिल खड़ी है। इसकी साइकिल तो यहाँ पर है, फिर ये कहाँ गया? वो छोड़, पहले साइकिल में देखते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो। दोनों साइकिल के सभी अंजर पंजर देखते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, रसोई की दराजों में ही देखते हैं। वो रसोई की सभी दराजें छान मारती हैं। तभी भावना की नजर रसोई की बहुत बड़ी दराज पर पड़ती है। भावना जाकर उस दराज को खोलने लगती है। क्या करी है?
इस दराज को खोलकर देख रही हूँ, इतनी बड़ी दराज में आखिर है क्या? भावना उस दराज को खोलती है तो उसके अंदर एक बड़ा सा स्टील का ड्रम होता है, लेकिन उसमें भी उन्हें आटे के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी उस दराज के अंदर भावना की नजर पड़ती है। इसके अंदर तो एक और दराज है। भावना और उर्मिला फटाफट वो दराज बाहर निकालते हैं। उन्हें दिखता है कि उसके अंदर से एक रास्ता जा रहा है। उर्मिला ये देखकर दंग रह जाती है। ये क्या? भावना और उर्मिला सीधा उस रास्ते से एक गुप्त कमरे के अंदर घुसते हैं। सामने का मंजर देखते ही उर्मिला की रूह कांप जाती है कि तभी उर्मिला नीचे जमीन पर बिखर के गिरती है और रोने लगती है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो पापा है मेरे, वो नहीं कर सकते ये सब। क्या क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? सोमू? तुम? सोमू नहीं, विक्रम, स्पेशल फोर्स एजेंट और एक जासूस। तुम्हें पता था? मतलब क्या कि तुम कितने मर्डर कर चुके हो, या तुम्हारे क्राइम रिंग के बारे में जो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करता है, या तुम्हारा असली नाम नीरज खत्री? परिवार भी शुरू कर लिया और जगह भी बदल ली, यहां तक कि चेहरा भी बदल लिया, लेकिन फितरत नहीं बदल पाए तुम। अनिल ये नाम सुनते ही हक्का बक्का हो जाता है। तो शायद पुलिस भी आ ही रही होगी फिर तो। पुलिस? सोमू तभी उसके कंधे पर एक गोली मारता है और अनिल तभी नीचे धड़ाम से जा गिरता है। ऑर्डर्स थे तुम्हारे डायरेक्ट एनकाउंटर के। देखो तुम मुझे छोड़ दो और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। सोमू फिर से उसकी ओर बंदूक तानता है। हमारे मिशन में तुम्हारा पता है क्या नाम था? बास। सोमू तभी सारी गोलियां उसके सीने में दाग देता है। पुलिस थोड़ी ही देर बाद उसके घर के अंदर घुस जाती है और सारे सबूत इकट्ठा कर अनिल की लाश को भी अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला सिसक कर उस अंधेरे भरे कमरे में लैंप के नीचे बैठी बस रोती रहती है और खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि ये सब